हेलो बच्चों, आज मैं यहाँ पे 10th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक लेके आया था जिसका नाम है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो बेसिकली हमने क्या है यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, उसमें हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि जब भी कोई भी करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट फ्लो करता है किसमें से, एक कंडक्टर में से, तो वहाँ पे क्या क्या निकालता है, हमेशा हीट निकालता है या हीट रिलीज करता है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या है हमने पढ़ा था वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें वहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने क्या बोला था कि जब भी एक कंडक्टर में से क्या है, चालक में से आप करंट पास करोगे तो हमेशा वहाँ पे क्या रिलीज होती है, हीट, ठीक है, हीट रिलीज होती है। वहीं पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो चीज़ों को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में कि जो मैग्नेट्स होते हैं बेसिकली होते क्या हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा सा हम उसको रिलेट करके यहाँ पे उसके इफेक्ट को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ये बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नेट की, ठीक है, तो मैग्नेट को हम बोलते हैं चुंबक। तो बेसिकली जो बेसिक है इसका वो आपका क्या है, मैग्नेट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नेट को क्या बोलते हैं, मैग्नेट एक तरह का मटेरियल है, ठीक है, वस्तु है जो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है या एग्जर्ट करता है दूसरी चीज़ों पे, और जिसकी वजह से क्या है, जो दूसरी लोहे की चीज़ें हो गई या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए, वो करते क्या है, उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ मैग्नेट्स, कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं। तो मैग्नेट सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे तो बार मैग्नेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छड़ चुंबक। जो बार मैग्नेट होता है कुछ ऐसे बार की शेप में होता है, यहाँ पे क्यूबॉइडल शेप में। इसमें ये क्या होता है आपका, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। हमेशा याद रखना, कोई भी अगर मैग्नेट है, चुंबक है, तो उसके हमेशा दो पोल होते हैं, ठीक है, ध्रुव होते हैं, जिसमें से एक होता है नॉर्थ पोल जिसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और एक होता है साउथ पोल जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे हमें मेन तो अभी क्या पढ़ना है, हमें बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बार नॉलेज और आपको होनी चाहिए कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट शेप के क्या होते हैं यहाँ पे चुंबक होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे छड़ चुंबक, इसमें एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा। और याद रखना कभी भी एक अगर मैग्नेट है तो कभी भी उसमें क्या है, सिंगल पोल नहीं होता, ठीक है, तो सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा मैग्नेट दो पोल में एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इसको ब्रेक भी कर देते हो तब भी यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ऑटोमेटिक दो पोल बन जाते हैं, एक होगा नॉर्थ एक होगा साउथ। एक होता है आपके पास हॉर्स शू मैग्नेट, जो आपकी क्या है, घोड़े का जो नाल होती है या उसका शू होता है उसकी शेप में होता है। यहाँ पे भी क्या होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक क्या होगा आपका साउथ। नॉर्थ क्या होता है आपका, याद रखना, यहाँ पे नॉर्थ होता है आपका ब्लू कलर का, नॉर्थ मतलब ब्लू कलर का। अगर कभी भी आप देखते हो वहाँ पे जैसे लैब में, तो आप देखते हो वहाँ पे एक ब्लू कलर का मतलब एक मैग्नेट होता है, उसमें एक ब्लू कलर होता है एक रेड कलर होता है। तो जो ब्लू कलर होता है वो दिखाता है वहाँ पे नॉर्थ पोल को, और जो रेड कलर होता है वो दिखाता है वहाँ पे साउथ पोल को। ऐसे यहाँ पे यू शेप मैग्नेट होता है, जैसे ये रहा। कुछ ऐसे भी होते हैं रिंग मैग्नेट्स होते हैं, जैसे आप देखते हो यहाँ पे डिस्क शेप में, जैसे स्पीकर्स होते हैं ना, स्पीकर्स होते हैं, उनमें देखोगे तो जो मैग्नेट होते हैं वो बिल्कुल स्फेरिकल, ठीक है, डिस्क शेप में होते हैं। वहीं पे आप देखोगे सिलेंड्रिकल भी होते हैं। तो डिफरेंट शेप के मैग्नेट्स होते हैं। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, केवल यहाँ पे ये आपका बार मैग्नेट छड़ चुंबक। तो याद रखिएगा यहाँ पे दो चुंबक, ठीक है, चुंबक में दो पोल होते हैं हमेशा, एक नॉर्थ तो एक तुम्हारा साउथ। इसमें सबसे मेन चीज़ आपको जो देखनी है वो है कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या करते हैं आपस में हमेशा, तो एक जैसे जो ध्रुव होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर भागते हैं। वहीं पे जो एक मान लो नॉर्थ है एक साउथ है, एक दूसरे होते हैं, मतलब अनलाइक होते हैं। तो अनलाइक हमेशा पोल क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा सेम जो पोल होंगे वो हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अनलाइक मतलब अलग अलग जो पोल होंगे, ध्रुव होंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मान लो एक मान लो आपके पास चुंबक ये है, ठीक है, ऐसे, और एक चुंबक आपको यहाँ पे ऐसा रहा, ये नॉर्थ है, मान लो साउथ है, यहाँ पे साउथ है यहाँ पे नॉर्थ है। वो पूछ लेगा बताओ ये दोनों चुंबक क्या है, पास आएंगे या दूर भागेंगे। तो आपको याद रखना है ये नॉर्थ है, देखो यहाँ पे इसके पास में क्या है, साउथ है। तो नॉर्थ साउथ मतलब यहाँ पे अलग अलग है, तो ये करेंगे एक दूसरे के पास आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों मैग्नेट आप एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बेसिकली यही एक टॉपिक है जो क्या है, जितनी भी मैग्नेट की जो हरकतें होती हैं, ठीक है, जो उसकी एक्टिविटी होती है, जो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, वो सारी चीज़ कौन एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली होता क्या है, ये एक स्पेस होता है अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, एक स्पेस होता है, ठीक है, रीजन होता है, जहाँ पे फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कैन बी फेल्ड।
तो मान लो अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा, एक रीजन होगा जहाँ पे क्या है ये क्या करेगा, एक फोर्स मतलब एग्जर्ट करेगा, जिसमें चीज़ें क्या हैं उसी तरफ या तो खींचेंगी या फिर उससे दूर भागती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि स्पेस होता है अराउंड अ मैग्नेट वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कैन बी फेल्ट। इसको जब भी हम देखो इसके वैल्यू को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक सिंबल यूज़ करते हैं और इसका सिंबल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का कैपिटल बी से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को दिखाओगे तो हमेशा कैसे दिखाओगे, कैपिटल बी से, ठीक है, दिखाओगे। वहीं पे इसके ऊपर अगर आप देख रहे हो एरो लगा है, तो एरो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एरो दिखा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी के सामने, ठीक है, ऊपर अभी आपको दिख जाए एरो तो समझ जाना कि वो कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं पे अगर हम यूनिट की बात करें, क्योंकि देखो हर एक फिजिक्स में हर एक क्वांटिटी क्या होती है, एक यूनिट होती है, क्योंकि कभी भी अगर आप मान लो उसकी वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप क्या है वहाँ पे अगर उसकी यूनिट यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे किसकी बात हो रही है। तो जैसे मान लो ये मेरे पास मैग्नेट है, इसके चारों तरफ क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 100। अब मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, किलोग्राम लिख दूंगा तो पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी एक ऐसा यूनिट यूज करनी पड़ेगी जो बताएगी कि ये किस चीज़ की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है। तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट यूज करोगे तो हमेशा इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला। इसको हम सिंपल कैपिटल टी से भी लिखते हैं। वहीं पर अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसकी गॉस होती है। क्या होती है, गॉस। तो जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, उसकी वैल्यू कितनी है, मान लो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 100, तो पीछे क्या लगाओगे 100 टेस्ला, ये चीज़। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बेसिकली कैसे होती है, कैसे उसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब यहाँ पे अगर मान लो एक कोई भी आपके पास क्या है, मान लो ये क्या है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये आपको कैसा बार मैग्नेट है। क्षण चुंबक में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। तो जब भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो हमेशा आप करना है कि आप स्टार्ट करो यहाँ से, ऐसे सेमी सर्कल बनाओ, ठीक है, सेमी सर्कल ऐसे सेम 3 इनपुट बनाए तो 3 आप क्या है नीचे बना लो ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे निकाल के दिखा दो, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब भी आप एक मैग्नेट की वजह से जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो हमेशा आप यहाँ पे ऐसे कर्व की फॉर्म में दिखाओगे। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो है, बट यहाँ पे जो फोर्स होता है, जैसे आप देखते हो कि कोई दूसरा मान लो मैग्नेट आप लेके आते हो तो वो उसके पास आएगा या दूर जाएगा, वो कैसे पता चलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दोनों की, वो डिसाइड करती है यहाँ पे कि वहाँ पे कैसा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। तो जब भी यहाँ पे फोर्स ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करो या मैग्नेटिक फोर्स की बात करो, उसकी डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास एक, ठीक है, ये रूल होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, मतलब जो बी का डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन के लिए हमेशा याद रखना कैसा होता है, हमेशा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, हमेशा नॉर्थ से वो क्या होती हैं, निकलती हैं, नॉर्थ से एमर्ज होती हैं, ठीक है, याद रखना है। एरो हमेशा बनाना, अगर एरो नहीं बनाओगे तो आपका यहाँ पे क्या है, नंबर कट जाते हैं। तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना तो हमेशा पहले ऐसे कर्व बनाओ और फिर वहाँ पे क्या दिखाओगे आप, एरो बना के दिखाना। तो नॉर्थ से आप क्या है, जितने भी आपके एरो हैं वो निकालोगे और साउथ में क्या है उनकी एंट्री आप कराओगे, ठीक है, ऐसे। तो नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में क्या है वो, ठीक है, एंटर करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से निकालोगे तो ऐसे, इधर अगर देना चाहोगे तो ऐसे होगा, ये चीज़। तो क्वेश्चन पूछता है हमेशा ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो आपको हमेशा करना क्या है, पहले एक क्षण चुंबक लेना है, बार मैग्नेट, ठीक है, उसके चारों तरफ ऐसे बना करके आपको यहाँ पर डायरेक्शन जरूर दिखाना है, और डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसको शॉर्ट में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे MFL लिखूँगा। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे कोई भी अगर बार मैग्नेट है ना, कोई भी मैग्नेट है, चाहे वो आपका बार मैग्नेट है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जितने भी मैग्नेट होते हैं उनकी चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती हैं। तो इनकी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपको समझने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या होती है यहाँ पे कि ये मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रखी हैं, ठीक है, ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले प्रॉपर्टी बोलती है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब कोई भी अगर मैग्नेट होगा, ठीक है, उसमें हमेशा 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आप डायरेक्शन दिखाओगे
वो कैसे दिखाओगे, हमेशा नॉर्थ से निकलते हुई और साउथ से साउथ में एंटर करते हुए, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ, ये याद रखना। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, आउटसाइड द बार मैग्नेट या आउटसाइड द मैग्नेट किसकी फॉर्म में होती है, हमेशा याद रखना, वो एक तरह से क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व की फॉर्म में होती है। मतलब एक क्लोज मतलब पूरा क्लोज होगा, दूसरा क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब यहाँ पे कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये तो यहाँ पे दिखाते नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री होती है। स्फेरिकल सिमेट्री समझ गए, मतलब वो चारों तरफ ही है सेम। तो एक तो क्लोज होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, और किसकी फॉर्म में होंगे, यहाँ पे बाहर की साइड कर्व की फॉर्म में होती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है कि अगर हम अंदर की बात करें, एक बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट है उसके अंदर की बात करें, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, आपकी पैरेलल होती हैं और यूनिफॉर्म होती हैं। यूनिफॉर्म मतलब ये है, तो पैरेलल मतलब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे मतलब एक साथ सारी आ गई, नहीं, जैसे यहाँ पे पैरेलल होगी यहाँ से ऐसे, और वो कैसे होती है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे देख लेना, इनसाइड द बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं आपकी, एक तो कैसी किस फॉर्म में होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, और दूसरी कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसमें देखो डायरेक्शन भी थोड़ा सा उल्टा होता है, आप इतना माइंड मत करना। देखो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, अगर नॉर्थ से निकलेंगी तो साउथ में एंटर करेंगे, तो अंदर कैसे जाएंगी, साउथ से नॉर्थ। तो इनसाइड द बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट के अंदर की साइड क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, उल्टा होती है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ होती है। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है यहाँ पे कि अगर मान लो कोई बार मैग्नेट है, उसके यहाँ पे सेंटर पे, जरूरी नहीं बार मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लो कैपिटल बी है, इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल बी। तो बताओ इसके कॉर्नर पे कितनी वैल्यू होगी। तो याद रखना, देखो तो आप यहाँ पे देखोगे ये कैसा है आपका, एक तरह से कैसा है, कर्व की फॉर्म है ना, कर्व। तो कर्व देखोगे यहाँ पे, जैसे ही कर्व दूर जाता जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर की तरफ आओगे तो कर्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दूसरे से थोड़ा दूर जाते जाते हैं। तो दूर का मतलब वहाँ पे क्या है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो क्या होती है, यहाँ पे कम होती जाती है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि अगर मान लो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कैपिटल बी है ना, तो उसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, हमेशा हाफ हो जाती है, ठीक है। तो इन द सेंटर द बी इज द मैक्सिमम, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और जैसे हम मूव करेंगे टुवर्ड द ये क्या है, कॉर्नर ऑफ द पोल्स, द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे सबसे जो लास्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी है। और हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका, एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वहाँ पे पूछा जाता है कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आपने देखा यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी आपस में क्या है, कटती नहीं है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, छेदन नहीं करती। ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसमें देख लेना, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ऐसे क्यों नहीं कर सकती। तो इसका आंसर ये है कि अगर वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी, ठीक है, पहले इसके देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे। अब आपको देखो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या देती है, आपका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर इस मैग्नेटिक लाइन की बात करोगे तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा इस पे। तो जो स्पर्श रेखा होगी, जो उसका डायरेक्शन होगा, ये क्या देगा यहाँ पे, डायरेक्शन, ठीक है, इसका देगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पे अगर बात करोगे जहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, तो एक डायरेक्शन देखो इसके लिए होगा, एक डायरेक्शन इस कर्व के लिए। तो यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, आपकी इस डायरेक्शन में होगी। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, एक जो इनका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट P है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स की दो डायरेक्शन है, जो कि यहाँ पे क्या है, पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है यहाँ पे, बिकॉज इफ दे डू सो, अगर ये ऐसा करते हैं, देन देयर विल बी टू डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। तभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे को इधर जाना है या इधर जाना है। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्या रहेगा, उसको कंफ्यूज करेगा। इसलिए क्या है, यहाँ पे कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और एक चीज़ और देख लेना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे होती हैं कर्व की फॉर्म में, ये मैग्नेट के पास में क्या होंगी, थोड़ा पास पास होंगी। जैसे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो वहाँ पे क्या उनकी डिस्टेंस क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द क्या नियर द मैग्नेट आर क्लोजर टू ईच अदर, एंड ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर अवे फ्रॉम द मैग्नेट आर फार अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा यहाँ पे, ये थी इनकी प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर का बेसिक है वो है कि यहाँ पे कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक चालक है, ठीक है, सुचालक है विद्युत का, उसमें से अगर मान लो क्या है आप इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करवाते हो तो उसमें क्या है कि आपको क्या दिखता है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है।
तो बेसिकली इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था वो थे आपके H.C. ऑस्टर, ठीक है। तो ऑस्टर ने क्या बताया था यहाँ पे कि जब भी ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में से कभी भी करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ क्या दिखता है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड दिखता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसमें उन्होंने देखा था क्या, उन्होंने कैसे देखा कि उन्होंने जैसे ही इसके पास क्या है कंपास लेके आए, कंपास को हम क्या बोलते हैं, दिक सूचक। तो कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में आपको मान लो अगर डायरेक्शन देखना है कि नॉर्थ पोल कैसे किस डायरेक्शन में है और साउथ पोल किस डायरेक्शन में है, या फिर आपको चेक करना है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही कि नहीं हो रही, तो आपके पास एक क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंपास, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक सूचक। तो इसमें जो आपका देखा होगा यहाँ पे ये जो एरो होता है, ठीक है, एरो जो रेड कलर का होता है, ये क्या दिखाता है यहाँ पे, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, हमारे पास याद रखना है, अभी जब भी हम डील करेंगे सारी चीज़ तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मतलब यहाँ पे एक कंडक्टर मतलब जो विद्युत में से अपने में से विद्युत को पास होने दे, और वो कैसा है, करंट को कैरी कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया था, एक सेटअप बनाया, सेटअप में क्या किया उन्होंने, एक बैटरी ली, बैटरी में, ठीक है, यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया, मतलब स्टेट कंडक्टर है जो अपने में से इलेक्ट्रिक को पास करेगा, स्विच ली, और एक कोई भी यहाँ पे मतलब अब देखो डायरेक्ट अगर कंडक्टर को आप टच करोगे तो वो क्या रहेगा, वहाँ पे फॉल्ट मारेगा, ठीक है, शॉर्ट ऑफ कर देगा। तो वहाँ पे एक डिवाइस कोई भी यूज कर ली, बल्ब यूज कर लिया, कुछ भी, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कनेक्ट किया, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या देखा यहाँ पे कि इसके पास वो क्या लेके आए, कंपास लेके आए। तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे वो कंपास जो था वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ठीक है। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, हमेशा अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, एक आपका रूल होता है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, उससे हम क्या है इसकी डायरेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर की, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कंडक्टर है वो कैसे ले रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है, एकदम मतलब एक स्ट्रेट मतलब लेंथ वाइज में ले रहे हैं इसको। तो मान लो यहाँ पे इसका जो लेंथ है कंडक्टर का वो क्या है, AB है, AB कंडक्टर है। और इसमें से जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा, की को ऑन करूँगा, तो करंट यहाँ से क्या से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और यहाँ से करंट क्या है पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे कैसे होगी आपकी, यहाँ पे डाउनवर्ड होगी। तो इस केस में देखो जब भी आप करंट को ऐसे, ठीक है, डाउनवर्ड दिखा रहे हो तो अब यहाँ पे क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, एक सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल ऐसा बना देना है यहाँ पे ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये दिखा रहा है आपका सिमेट्री किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की सिमेट्री दिखा रहा है यहाँ पे। अब आपको क्या दिखाना है, इसमें डायरेक्शन दिखाना है। तो डायरेक्शन के लिए क्या हुआ था, यहाँ पे एक राइट हैंड थंब रूल था जो कि फ्लेमिंग दिया था। और ये फ्लेमिंग का जो राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, थंब रूल वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, क्या देने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं। किसी केस में कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल में जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें उन्होंने देखो फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल ने क्या बोला यहाँ पे कि वो बोलता है कि अब जो आपका राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड का जो थंब है उसको आप रखो किसकी डायरेक्शन में, तो पुट योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसमें अपने थंब को रखो, ठीक है। और फिर क्या करता है वो कि जो कर्ल ऑफ फिंगर होगा, कर्ल ऑफ फिंगर मतलब कि जो आपकी ये फिंगर्स हैं, जैसे इसको आप क्या है कर्ल करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपकी क्या है फिंगर्स कर्ल होंगी वो क्या देगा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो ये क्या बोलता है, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बोलता है कि जो कर्ल ऑफ फिंगर होगा मतलब जो आपकी फिंगर्स का जो घुमाव होगा वो क्या देगा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करें तो आप देख सकते हो करंट का डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का जो ठीक है थंब है इसको कहाँ रखेंगे, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे। और जैसे ही डाउनवर्ड रखा तो यहाँ पे क्या है, जो कर्ल है मतलब जो मुड़ाव है आपका फिंगर्स का वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये क्या देगा आपका, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे दे देगा। तो यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे ऐसा, वो बोल देगा ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू क्या है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो पहले आपको यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाना है और फिर बोलेगा कि बताओ यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ठीक है। अगर ये मान लो आपको दे दिया यहाँ पे डायग्राम और बोले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है। और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसके डायरेक्शन को मेंशन कैसे करोगे आप, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे देख करके यहाँ पे मेंशन करोगे। वहीं पे अगर करंट की डायरेक्शन मान लो ऊपर कर दो आप, तो करंट की डायरेक्शन मान लो ऊपर हो गई, ठीक है, ऐसे हो गई। तो अब इसके मैग्नेटिक फील्ड से चारों तरफ बनेगी यहाँ पे। आप देखो करंट कैसे जा रहा है आपका, ऊपर जा रहा है, तो आपकी जो फिंगर्स कर्ल होगी कुछ ऐसे होंगी। तो आइडल मतलब यहाँ पे करंट कैसे जाएगा, यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएंगे, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे, और इसमें यहाँ पे ऐसे। तो इस केस में आप देख सकते हो ये कैसे डायरेक्शन है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो जब आपकी डायरेक्शन कैसी है, नीचे है, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। और जब करंट ऊपर जा रहा है वर्टिकल अपवर्ड, तो उस केस में उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। वहीं पे अगर मान लो आपको दे दिया ऐसे, जो कंडक्टर है हॉरिजॉन्टल दे दिया, तब आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। और करंट डायरेक्शन मान लो करंट कैसे जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, तो इस केस में थंब को आपने ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे रखा यहाँ पे करंट, ठीक है, थंब को ऐसे रख दिया। अब जो कर्ल है आपका देखो ऐसे, ठीक है, कर्लिंग ऐसे हो रहा है, तो कर्लिंग मतलब यहाँ पे मान लो ये फ्रंट है आपका, वो अंदर साइड है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका कर्लिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पे डायरेक्शन कैसे दोगे आप, हमेशा क्या लिखोगे इस केस में, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड टू द सरफेस, जो सरफेस है उसकी अंदर की तरफ हो रहा है। वहीं पे अगर करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाती है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में B2A, तो इस केस में करंट अब ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएंगी, ऐसे, तो कैसे हो जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी यहाँ पे, आउटवर्ड। तो यहाँ पे 4 तरह का केस बनता है, ठीक है। एक, जब ऊपर करंट जा रहा होता है तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जब नीचे तरफ आए तो क्या होगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज। जब आपका लेफ्ट साइड में जा रहा हो तो हमेशा अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर तरफ मैग्नेटिक फील्ड। और जब इधर साइड आ रहा हो, राइट, ठीक है, इस साइड जा रहा हो, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी आपकी, आउटवर्ड होगी, ठीक है, बाहर की तरफ। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें क्या है, एक करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर है, स्टेट, ठीक है, स्टेट है, सर्कुलर है, तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल, जिसमें थंब को रखोगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, देन जो आपका कर्ल ऑफ फिंगर होगा वो क्या देगा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ क्या देगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा हमेशा। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। सर्कुलर कॉइल मतलब एक सर्कल की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे ये बना रखी है एक सर्कुलर कॉइल, और इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे एक बैटरी से, ठीक है, और यहाँ पे की है और एक रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्या है, की को ऑन करूँगा, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जब भी एक सर्कुलर कॉइल की बात करते हो आप यहाँ पे, तो सर्कुलर कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, तो कैसे करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, बीचों बीच मान लो कि एक इक्वल हाफ में आप डिवाइड कर रहे हो इसको दो में, एक लेफ्ट हाफ में, एक तुम्हारा राइट हाफ में। तो यहाँ पे करते क्या है, हम यहाँ पे जो इसका लेफ्ट हाफ है, राइट हाफ है, इसको हम क्या मान के चलते हैं, ये एक तरह का एक स्ट्रेट कंडक्टर है। जैसे अभी हम पढ़ा था ना हमने, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कि जब करंट ऊपर जा रहा था और करंट जब यहाँ पे नीचे आ रहा था, तो सेम ही यहाँ पे इस वाले पार्ट को क्या मानेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर, इसको भी क्या मानेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर। तो उस केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या देखी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, कुछ ऐसे सर्कुलर बनती है यहाँ पे। तो जैसे आप देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे सेंटर पे आते जाओगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाती है, यहाँ पे पैरेलल हो जाती हैं। सेम यहाँ पे अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे पहले सर्कुलर लूप ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे ऐसे, और बीच में आते थे क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डायरेक्शन दिखाएंगे कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कैसे होगी, इस साइड कैसे होगी और इस साइड कैसे होगी। तो यहाँ पे मैंने बताया था राइट हैंड क्या लगाते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि थंब को किस में रखो आप, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऊपर रख रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। अब अपनी क्या है, जो उंगलियां हैं उनको मोड़ो, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो कर्ल है बेटा कैसे जा रहा है, आपका ऐसे जा रहा है यहाँ पे, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। वहीं पे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें देखो करंट कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप इसको ऐसे रखोगे यहाँ पे, थंब को डायरेक्शन किस में, करंट की डायरेक्शन में, फिर अपनी उंगली को मोड़ोगे यहाँ पे, तो उंगलियां कैसे जा रही है यहाँ पे, बिल्कुल क्लॉकवाइज वे में जा रही है, ठीक है, ऐसे। तो इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि लेफ्ट साइड में जो आपकी डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, और इधर राइट साइड में कैसी डायरेक्शन है आपकी, क्लॉकवाइज। बट आप देखोगे अगर माइनरली देखो यहाँ पे, तो बीच में देखो जो लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी है, देखो पैरेलल है, यूनिफॉर्म पैरेलल। और देखो दोनों क्या है, एक दूसरे की कैसे हैं, पास पास हैं, और उनकी डायरेक्शन भी कैसे देखो यहाँ पे सेम डायरेक्शन है। अगर ये पैरेलल लाइन इस साइड वाली कैसे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इधर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऊपर। तो ये चीज़ शो करता है यहाँ पे कि जो सेंटर की अगर बात करें, सेंटर मतलब बीचों बीच की बात करोगे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देखो याद रखना हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है। तो मैक्सिमम को जरूर याद रखना, मैक्सिमम तब होती है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो, यूनिफॉर्म और पैरेलल हो। अगर मान लो एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही हैं, यूनिफॉर्म है और पैरेलल है, तो हमेशा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पे जो आप अगर बात करोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर कॉइल में, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होती है, आपकी सेंटर में मैक्सिमम होती है। और जैसे ही हम क्या सेंटर से दूर जाएंगे, जितने रेडियस को हम मतलब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे सेंटर से, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, वहाँ पे कम होती जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के। मतलब जितना रेडियस कॉइल का बढ़ाते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी यहाँ पे, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कम एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है यहाँ पे कि एट द सेंटर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, दैट इज क्लोजर टू ईच अदर, सो बी इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे हम क्या जाएंगे, अवे फ्रॉम द क्या है जाएंगे, सेंटर जाएंगे,
अवे फ्रॉम द सेंटर, तो बी का वैल्यू क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, मतलब उसमें कमी आएगी। और ये वेरिएशन हमेशा चेक करना कि जो बी होता है वो कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइंग फ्रॉम द सेंटर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है हमेशा कि इसकी अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, तो याद रखना जितना ज़्यादा आप यहाँ से करंट को एग्जिट कराओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक और आगे पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स में भी वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने में याद रखना कि इसमें अगर करंट की वैल्यू को आप बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही क्या है मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो थर्ड में वो है सोलेनॉइड, जिसको हम बोलते हैं परिनालिका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इसका जरूर से ज़रूर आता है। ठीक है, तो 100% यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पे किससे, सोलेनॉइड से। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि जितने भी आप क्या है आसपास जितनी भी मोटर्स देखते हो, तो बेसिकली जो मोटर में कॉइल देखी हो कभी आपने कॉपर कॉइल, तो बेसिकली वो कॉपर कॉइल को ही क्या बोलते हैं, हम सोलेनॉइड बोलते हैं। कि जिसमें जब भी आप क्या है करंट पास करोगे तो वहाँ पर क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वहाँ पे चीज़ें रन करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, देखो सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन जरूर आपको आती है 100%, तो उसको आपको डिफाइन करना चाहिए। तो सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, एक कॉइल होती है और कैसी होती है, जिसमें करंट पास होता रहता है। ठीक है, करंट होता है और हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। मतलब इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं। और किसकी फॉर्म में होते हैं, ये हेलिक्स फॉर्म। हेलिक्स मतलब जैसे स्प्रिंग होती है ना, उसकी फॉर्म में जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सोलेनॉइड की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा आता है। तो सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे इंसुलेटेड। ठीक है, इंसुलेटेड मतलब क्या होता है कि जो कॉइल के अंदर आपने देखा होगा जो कॉपर वायर है, अगर आप मान लो दो वायर को आप ऐसे टच करते हो तो देखते हो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। बट जो आपकी मोटर्स होती है उनके अंदर कॉइल होती है, वो आपस में देखो टच होके ठीक है जुड़ी होती है, फिर भी उनमें कोई भी क्या है वहाँ पे शॉर्ट नहीं होता, शॉर्टेज नहीं होती। तो ऐसे क्या होता है वहाँ पे, तो उसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो कॉपर वायर है उसके अंदर क्या हो रखा है, उसके बाहर क्या हो रखा है, वहाँ पे इंसुलेशन हो रखा है। मतलब एक परत चढ़ा रखी है किसकी, इंसुलेटर की, जो करता क्या है कि अगर आपस में वो टच होती है तो वहाँ पे कोई भी शॉर्ट नहीं होता। ठीक है, तो इंसुलेटर मतलब वहाँ पे जो कॉपर वायर है उसके ऊपर क्या है, परत चढ़ी हुई है। अगर आपको मान लो कहीं भी कनेक्शन करना है उन वायर को यूज़ करके, तो याद रखना उसमें सबसे पहले क्या करोगे, उसकी जो बाहर इंसुलेशन है उसको पहले आप हटाओगे तभी आप कनेक्शन करना, नहीं तो वहाँ पे कोई भी वहाँ पे सर्किट ठीक है क्लोज नहीं होगा। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार, ठीक है सोलेनॉइड, तो उसके इसमें करना क्या आपको, पहले ऐसे हेलिकल फॉर्म में ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स ले लेना है आपके किसके, कॉपर वायर के, इंसुलेटेड कॉपर वायर के। फिर आपको करना क्या है, उन दोनों वायर के ठीक है एंड्स को कहाँ पे ज्वाइन करना है आपको, बैटरी से। तो बैटरी के यहाँ पे मान लो प्लस और माइनस है, एक आपको ने प्लस से ज्वाइन कर दिया, एक आपको ठीक है यहाँ पे माइनस से। फिर इसकी वजह से हमें क्या ड्रॉ करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो याद रखना देखो यहाँ पे क्या है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जैसे ही आपके क्या है 12 मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, सेम आपकी क्या है यहाँ पे सोलेनॉइड की वजह से क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो जैसे आपने 12 मैग्नेट बनाया था, कैसे बनाया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ले लो, मतलब यहाँ पे बनाते कैसे देखो एक बार यहाँ पे शॉर्टकट में, तो 3 लाइन आप ऐसा खींचो बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। ऊपर वाली कॉइल को ऐसे यहाँ पे रोटेट कर दो, नीचे वाली कॉइल को आप ऐसे बिल्कुल ज्वाइन कर दो, ठीक है, और बीच वाली कॉइल को आप ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये बन गया। अब हम बात करते हैं अगर ये मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। तो इसमें नॉर्थ कौन सा होगा, साउथ कौन सा। तो एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक होती है यहाँ पे कि जब भी आपको इसकी अगर मान लो नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी चेक करनी है या गिवन मतलब रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो सिंपल आप यहाँ पे पोलैरिटी चेक करो किसकी, बैटरी की। तो बैटरी यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे क्या है आपका माइनस। तो प्लस वाला जो प्लस से जो कनेक्टेड होगा आपका पार्ट, उसको आप क्या दोगे हमेशा, साउथ, ठीक है। तो ट्रिक कैसे, यहाँ पे एन मतलब देखो यहाँ पे एन मतलब क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव को अगर ठीक है जोड़ोगे इस वाली कॉइल से, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा वो नॉर्थ पोल। तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल, और अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है। याद आ गया इतना, एन मतलब नेगेटिव तो एन मतलब नॉर्थ, तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा नॉर्थ, और साउथ पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा आपका साउथ। अब आपको मिल गया यहाँ पे पोलैरिटी नॉर्थ और साउथ। तो इसमें डायरेक्शन कैसे होती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से क्या है निकलती हैं, और क्या है साउथ में क्या होती हैं, एंटर करती हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अंदर साइड क्या होता है, थोड़ा सा अपोजिट होता है यहाँ पे कुछ ऐसे। तो आपको जब भी बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो किसकी वजह से, एक सोलेनॉइड मतलब परिनालिका की वजह से, तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे डायग्राम बनाओगे। अब यहाँ पे एक थर्ड केस में एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सोलेनॉइड की, वो कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो आप।
तो उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप याद कर लो कि जो बी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इक्वल में म्यू, ठीक है बेटा, यू को थोड़ा सा ऐसे लिख दो, ये म्यू होता है एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स और इनटू आई। तो ये क्या बोलता है यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपको इसको मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, ठीक है, तो उस केस में क्या है आपके पास तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसके अंदर कोई भी आप क्या करो, यहाँ पे कोर मटेरियल यूज कर लो। कोर मटेरियल मतलब कॉइल के अंदर क्या है सॉफ्ट आयरन कोर को वहाँ पर रख दो, मतलब लोहे को रख दो, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और बढ़ जाती है। कैसे, क्योंकि एक सोलेनॉइड होगा, सोलेनॉइड की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वहीं पे अगर अंदर मान लो आपने क्या रखा है, लोहा रखा है, तो जैसे आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो लोहा भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसकी भी क्या होगी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू आयरन। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इन दोनों का प्लस, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और तेज बढ़ जाती है। अगला यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, ये दिखाता है कि जितने आप क्या है यहाँ पे कॉइल में टर्न्स बढ़ाओगे, मतलब उसमें जितने में गोले बढ़ाओगे, टर्न्स बढ़ाओगे, तो उस केस में उतनी ही क्या है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। अगर मान लो आपकी क्या है 10 में मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो बताओ 100 अगर टर्न्स 100 लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ेगी, ठीक है, और कितने से बढ़ेगी वो देख लेना एक बार। तो बाई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। अगर मान लो यहाँ पे बैटरी आपने ज़्यादा वोल्ट की यूज़ कर ली तो वहाँ पे करंट भी ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा एम्पियर का निकलेगा और करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी वहाँ पे इंक्रीज होगी। तो आप तीन तरीके से यहाँ पे करंट को बढ़ा सकते हो, एक कोर मटेरियल यूज़ करके, क्या चीज़, कोर मटेरियल, एक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, और एक क्या है करंट की वैल्यू को इंक्रीज करके। तो ये जरूर है यहाँ पे देखना, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है सेम, अगर ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है तो जितनी प्रॉपर्टी आपने बार मैग्नेट में पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे आसपास जितने भी मोटर हम देखते हैं, चाहे वो हमारी 20 रुपये मोटर जो हम खरीद के लाते हैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या फिर हमारे क्या है फैन की मोटर हो गई, या फिर पानी की मोटर होती है, सब में क्या होता है एक यही प्रिंसिपल है जो वहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बोलता क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी अगर मान लो कंडक्टर है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब उसमें एक कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है या फ्लो कर रहा है, तो कंडक्टर भी हो सकता है, वो कॉइल भी हो सकती है। तो जो कोई भी कंडक्टर या कॉइल जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जब भी हम उसको क्या रखते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हमेशा उस पर क्या लगता है एक फोर्स लगता है जो करता है क्या है उसको वहाँ पे घुमाने का, ठीक है, या रोटेट करने का काम करता है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन देखें यहाँ पे स्टेटमेंट, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और कॉइल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच मूव्स और रोटेट्स, ठीक है। तो कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो हमेशा उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जो कि क्या करता है उसको मूव कराएगा, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास क्या है एक सेटअप है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये सारा यहाँ पे। तो अगर हम इसको डायग्राम की बात करें यहाँ पे डायग्रामेटिकली, तो मैं अगर दिखाऊंगा तो यहाँ पे मैंने देखो दो यहाँ पे पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे वो ले रखे हैं मैग्नेट्स, एक नॉर्थ और एक यहाँ पे साउथ। इनके बीच में मैंने क्या रखा है, यहाँ पे एक कंडक्टर रख रखा है। कंडक्टर का यहाँ पे जो ठीक है लेंथ है, नाम मैंने यहाँ पे PQ दे रखा है। और यहाँ पे जो कंडक्टर मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रेट कंडक्टर लिया यहाँ पे। अब करना क्या है, मेरे को इसमें से करंट पास करना है, तो करंट के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बैटरी से ज्वाइन करूँगा। तो यहाँ पे जब भी आप बैटरी दोगे ना तो पोलैरिटी जरूर चेक करना कि पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है। यहाँ पे क्योंकि की ऑन कर दी, ठीक है, की लगा दी। जैसे हम की को ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या है करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे देखोगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा, आप नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वहीं पे आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, दो आपके मैग्नेट्स हैं, पोल हैं इसके। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, आपकी नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है, हमेशा नॉर्थ से निकलेगी, ठीक है, रेज, और कहाँ पे जाएंगी आपकी साउथ पे खत्म होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉर्थ टू साउथ, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसा यहाँ पे फ्लो कर रहा है इसमें कंडक्टर में, वो है P2Q, मतलब डाउनवर्ड। तो इसमें आप क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको फोर्स फील होता है। अब आपको पता लगाना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब उसको कैसे घुमाएगा फोर्स। तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है, और उसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल बोलता क्या है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे बेसिकली। तो पहले एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप यहाँ पे इस वाले प्रिंसिपल में जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोगे तो हमेशा वहाँ पे कौन सा रूल लगाओगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, मतलब यूज करोगे आप लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता क्या है यहाँ पे, वो बोलता है कि जो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड है उसमें जो थ्री फिंगर है, थ्री फिंगर कौन सी यूज करता है यहाँ पे, एक थंब जो अंगूठा है, एक आपका ये फोर फिंगर, ठीक है, जो आपकी तर्जनी होती है, और ये मिडिल फिंगर, ठीक है, सेंट्रल फिंगर, इन तीनों को यूज करके वहाँ पे क्या है हम इस प्रिंसिपल को दिखाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोलता है यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है यहाँ पे
कि पुट योर 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स आप यहाँ पे ऐसे पुट करो, मतलब ऐसे रखो कि सो दैट कि वो तीनों आपस में कितना एंगल बनाए वहाँ पे 90 डिग्री, मतलब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो तीनों यहाँ पे देखोगे, एक ये वाली रे हो गई, एक ये वाली रे और एक ये वाली रे, तीनों कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर रख दिया। सो दैट द 4 फिंगर, जो आपकी ये 4 फिंगर है, ये क्या दिखाएगी हमेशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर क्या करेगा कि आप इसको किस डायरेक्शन में रखोगे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है आपकी, इस डायरेक्शन में है ना, तो आप यहाँ पे यार इसको ऐसे रखोगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर वो बोलता है कि जो आपका सेंट्रल फिंगर, मिडिल फिंगर, उसको रखो आप कहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में रखो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो करंट है वो कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फिंगर कैसे दिखाओगे आप, नीचे की तरफ। तो 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल और मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में अब आपका क्या आएगा, थंब आएगा, जिस डायरेक्शन में आपको थंब आएगा वो हमेशा क्या होगा, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या बोलता है यहाँ पे कि वो बोलता है पुट योर 3 फिंगर्स, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर को आप कैसे रखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, मतलब एंगल 90 डिग्री का हो, सच दैट कि जो आपका 4 फिंगर है वो हमेशा डायरेक्शन होना चाहिए किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। जो आपका मिडिल फिंगर है वो हमेशा होना चाहिए किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तब जाके जो आपका थंब अब आएगा, जिस डायरेक्शन में थंब आएगा वो हमेशा थंब क्या देगा, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो ट्रिक क्या होती है, इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है कि इसको याद कैसे करते हैं। जैसे सबसे ऊपर कौन सा है आपका, यहाँ पे थंब है, फिर 4 फिंगर है, फिर यहाँ पे आपका मिडिल फिंगर। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है कि इसको ट्रिक कैसे याद करते हैं, फादर मदर चाइल्ड। कैसे याद करेंगे, फादर मदर और चाइल्ड। तो फा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्स, ठीक है। तो जो थंब है वो क्या दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मदर मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, और चाइल्ड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करंट। तो फादर मदर चाइल्ड मतलब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो इस केस में हमें क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो फादर है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, इसकी डायरेक्शन नहीं पता होती, तो हम क्या है यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन यूज करके इसकी डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं इस केस में अगर बात करूँ यहाँ पे, तो आप देख लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है आपकी, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी है, नीचे है, P2Q है। तो पहले मैं करंट को रख रहा हूँ यहाँ पे, करंट देखो नीचे ऐसे रहा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है आपका, ऐसे ही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में राइट की तरफ। तो यहाँ पे थंब कैसे आ रहा है, देखो बाहर की तरफ, कैसे आ रहा है बाहर की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा आपका, आउटवर्ड, कैसे लगेगा, आउटवर्ड। तो इस केस में कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे इस वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड, तो आपको हमेशा यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना डायरेक्शन देने के लिए। और डायरेक्शन देख लेना कि अगर करंट नीचे होगा तो करंट, ठीक है, फोर्स कैसा लगेगा बाहर की तरफ। और अगर मान लो करंट ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर डायरेक्शन कैसे देखो, अगर मान लो ऊपर जा रही है तो इस केस में देखो आप करंट को ऐसा रखोगे, ऐसे रखोगे, ठीक है, ऐसे। तो करंट देखो ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड देखो आपकी इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की साइड, तो वो कैसे लगेगा, इनवर्ड। तो समझ में आ गया यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी आपका कंडक्टर है कॉइल, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसको किस में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमेशा उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे देते हैं यहाँ पे, बाई अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि क्या बोलता है कि अपनी जो 3 फिंगर्स हैं, कौन सा, थंब, 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर, ठीक है, ऐसे रखो सच दैट कि तीनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। जिस केस में 4 फिंगर क्या दिखाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड किसकी डायरेक्शन मतलब करंट किस डायरेक्शन में होगा आपका, ठीक है, सेंट्रल फिंगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट, तब जाके हमारा जो थंब होगा वो क्या दिखाएगा, हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है, डायरेक्शन देगा। तो ये है आपका कंसेप्ट, ठीक है, जो कि हर एक मोटर में यहाँ पे यूज होता है। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, उसके बेस पे हम यहाँ पे क्या है इसको पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिक मोटर को, जिसको हम बोलते हैं विद्युत मोटर। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें क्या है हमारे पास क्वेश्चन आता है हमेशा बोर्ड एग्जाम में कि बोल देगा कि बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं वो क्या 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 काम करती हैं। फिर ठीक है, वो पूछता है कि वहाँ बताओ जो मोटर्स होती हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स वो किस प्रिंसिपल पे वहाँ पे काम करती हैं। अगर वो पूछ ले, ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि बताओ उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका वर्किंग बताओ, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब भी आपको देखो यहाँ पे मोटर के बारे में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे बना के लिखने वाली चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक जो मेन चीज़ है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। और होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो करती क्या है, जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो करता क्या है, उसको रोटेट करता है, मतलब घुमाने का काम करता है टरबाइन को। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एक तरह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करना है, मैकेनिकल एनर्जी में।
इलेक्ट्रिकल मतलब आपको जो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, उसको चेंज करता है वो किस में, तुम्हारा यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो इसमें देख लेना यहाँ पे सबसे पहले इसका, ठीक है, का वर्किंग क्या होता है, कैसे मतलब ये इसका मतलब यूज कहाँ होता है। तो यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करने के लिए, मैकेनिकल एनर्जी में। दूसरा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसिपल, कि जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पे वो इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। तो जो भी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था उसी बेस पे ये क्या है, काम करती है। वो बोलता क्या था यहाँ पे कि जब भी हम CCC मतलब यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल, तो जब भी ये करंट कैरिंग कॉइल को हम क्या रखते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हमेशा उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और फोर्स क्या करता है, हमेशा उसको मूव कराने का काम करता है, ठीक है। और ये भी है कि इसमें आप ये भी दिखाओगे कि जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका डायग्राम। थर्ड केस में आप इसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में देखो कैसे बनाते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दो क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट बनाने हैं। यहाँ पे नॉर्थ ले लो, साउथ आपकी मर्जी है, यहाँ नॉर्थ ले लो, यहाँ साउथ ले लो। फिर एक बार यहाँ पे क्या रखना है आपको, कॉइल रखना है इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, कॉइल। तो यहाँ पे एक ABCD क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, जिसमें क्या होते हैं आपका एक कोर होता है, कोर मतलब सॉफ्ट आयरन कोर है। उसके ऊपर क्या करते हैं हम, यहाँ पे कॉपर की क्या है, वाइंडिंग चढ़ा देते हैं, ठीक है। कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की बहुत सारी वाइंडिंग्स चढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो कभी आर्मेचर दे दे तो समझ जाना कि एक इस रेक्टेंगुलर कॉइल की बात हो रही है, जिसमें बहुत सारे क्या है, कॉपर के इंसुलेटेड कॉपर के टर्न्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, इस कॉइल में क्या है, करंट को देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नल सर्किट से ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके दो एंड होंगे, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर में जो दो कॉपर की वायर की जो एंड होंगे उनको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे स्प्लिट रिंग से। किससे ज्वाइन करते हैं, स्प्लिट रिंग। तो एक हाफ स्प्लिट रिंग ये हो गई S1, एक दूसरी हो गई S2। फिर यहाँ पे ये क्या होता है, ये मूवेबल होता है। तो अगर आप इसको पूरा ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ पे क्या है, ब्रेकेज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, हम यहाँ पे ब्रशेस यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर वो स्प्लिट रिंग अगर मूव कर रही है तो उसमें कोई भी इफेक्ट ना हो और उनके बीच में कॉन्टैक्ट वहाँ पे बना रहे। तो यहाँ पे इनको, ठीक है, इसमें बीच में कनेक्शन देने के लिए, ठीक है, तो इसको कंटिन्यूस करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ब्रशेस यूज़ करते हैं। और ये कैसी ब्रशेस होती हैं आपकी, ग्रेफाइट की, ठीक है, कार्बन ब्रशेस होती हैं। इनका दो ब्रश यूज़ करेंगे, इधर के लिए B1 ब्रश, इसके लिए यहाँ पे B2 ब्रश। फिर ये जो ब्रशेस होती है इनको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे बैटरी से, और ये ओवरऑल क्या यहाँ पे की हो गया। तो जैसे ही हम देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सारा हो गया यहाँ पे की। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो आप देखोगे इसमें फोर्स लगेगा, तो फोर्स लेने से क्या होता है कि ये चीज़ क्या घूमेगी। अब घुमा किस ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे मान लो आटा चक्की है या पंप है, उसमें टरबाइन लगा हुआ है, या फैन है, फैन में जो आप ब्लेड्स हैं, तो इनको घुमाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक शाफ्ट लगाते हैं। शाफ्ट मतलब क्या होती है कि जो आपकी लोहे की, ठीक है, सिलेंडर शेप में होती है, जो इसके साथ अटैच होती है आर्मेचर के साथ। जैसे ही आर्मेचर रोटेट करता है तो उसके साथ साथ आपकी क्या है यहाँ पे जो आपकी, ठीक है, शाफ्ट है वो भी क्या है यहाँ पे रोटेट करती है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था, देख लेना यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन की बात करोगे तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल को आपको थोड़ा सा जब भी दोगे तो इनकी डेफिनेशन में लिख देना। तो रेक्टेंगुलर ABCD क्या है आपकी, रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें बहुत सारे क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर के क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं, ठीक है, ये बोल देना। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेट्स यूज करोगे, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और डायरेक्शन कैसे होगा इनका, नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, ठीक है, B। थर्ड है यहाँ पे हाफ स्प्लिट रिंग, बता दिए यहाँ पे ब्रशेस का काम होता है, कार्बन ब्रशेस होती हैं जिनका काम होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, सर्किट को कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना। एक्सटर्नल सर्किट में आपकी बैटरी हो गई, स्विच हो गई, ये सारी चीज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस जो भी आप यूज़ करते हो उनको हम लगाते हैं। इसमें एक चीज़ और आती है एक्सटर्नल सर्किट में, वो है आपका कंडेंसर। अगर आपने देखा होगा कभी भी पंखे में देखा हो तो एक वाइट कलर का एक गोल गोल सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपका लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर। तो बेसिकली जो मोटर होती है, देखो मोटर बहुत ही मतलब साफ्ट जब जुड़ी होती है तो बहुत टाइट, मतलब जो बेल्ट बना होता है बहुत टाइट होता है। तो आप उसको, वो जब भी करंट यहाँ पे फोर्स बनता है तो वो एकदम उसको मूव नहीं करा सकता। तो उसको थोड़ा सा जर्क देने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कंडेंसर, जो उसको करता क्या है, थोड़ा सा इनिशियली जर्क देता है, टॉर्क देता है, जिसकी वजह से वो घूमना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका इसका वर्किंग, ठीक है। वर्किंग में देखो थोड़ा सा आपको बना के लिखना है, और वर्किंग में कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या है यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, बस फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो वर्किंग में देखो कैसे दिखाओगे वर्किंग में, तो वर्किंग में आप बताओगे कि इन दिस केस, ठीक है, वी कैन सी इन द कॉइल ABCD द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट कैसे यहाँ पे देखो ऐसे जाएगा करंट, और इस वाले में कैसे आ रहा है नीचे की तरफ। तो ये डायरेक्शन करंट यहाँ पे D2A है इस साइड, और यहाँ पे कैसे होगी आपकी डायरेक्शन, कैसा होगा यहाँ पे B2C है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम, ठीक है, साइड AD इज फ्रॉम D2A एंड इन द साइड BC इज फ्रॉम B2C एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो देना आपको। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देन द थंब,
तो हम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आप यहाँ पे देखो इस साइड के लिए अगर निकालोगे तो देखो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे है, तो यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा आपका अंदर की तरफ। तो फोर्स अंदर मतलब यहाँ पे कैसे दिखाओगे आप, इस तरफ दिखाओगे, ठीक है। वहीं पे इसकी बात करो इस साइड में, तो बीसी में करंट कहाँ है, नीचे है, तो करंट ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी जा रही है, तो फोर्स कहाँ लगेगा इसका, बाहर की तरफ। कैसे लगेगा, बाहर की तरफ। तो इस केस में आप देखे होंगे कि एक फोर्स यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, ठीक है। एक फोर्स इसको इधर की तरफ फोर्स का पुश कर रहा है, और एक यहाँ पे फोर्स जो इसको इधर की तरफ पुश कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जुड़ी हुई है, तो इसमें होता क्या है यहाँ पे कि जब भी आप ऐसे देखोगे तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। ये शिफ्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि अटैच है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स ऐसे, तो यहाँ पे कपलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कपलिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो फोर्स क्या है पैरेलली जब इफेक्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ वहाँ पे स्लाइड शिफ्ट न करके डिस्प्लेस ना होके क्या है वो रोटेशन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इसकी एक्सिस के अलॉन्ग क्या है वो रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा, और जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे ये देख लीजिएगा वो कैसा होगा, देखो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो मतलब रोटेशन ऐसे होगा। तो रोटेशन अगर ऐसी बात करोगे यहाँ पे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये कैसा होगा यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो इस केस में कैसा मूव करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जिससे यहाँ पे क्या है, कोई भी डिवाइस, कोई और डिवाइस लगी है तो वो क्या है वहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो पहले बताओ यहाँ पे वर्किंग बहुत आसान है, आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। पहले आपको दिखाना है करंट कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी इनसाइड एडी विल बी इनवर्ड एंड इनसाइड बीसी विल बी आउटवर्ड। दिस विल, ठीक है, दिस फोर्स विल प्रोवाइड अ टॉर्क या कपलिंग, द पैरेलल फोर्स प्रोवाइड अ कपलिंग, ठीक है, ड्यू टू विच द जो आपका ABCD इलेक्ट्रिकल कॉइल क्या है रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। अब एक बार करंट ऐसे हो गया, देखो स्लिपरिंग यहाँ पे क्या है, एक यहाँ थी, यहाँ गई, यहाँ पे आली, यहाँ पे आ गई, तो करंट की डायरेक्शन देखो अभी भी क्या है, सेम ही रहेगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे। तो ये क्या है, जैसे ही आपके ये फर्स्ट हाफ में आप ऐसे देखोगे, सेकंड हाफ में भी क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो ये कंटिन्यूसली जब तक करंट फ्लो करता रहेगा ये ऐसे यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट करती रहेगी, ठीक है, जिससे हम क्या है और भी चीज़ें यहाँ पे क्या है आराम से वर्किंग कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक मोटर का यहाँ पे बेसिक जो भी था यहाँ पे वर्किंग। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है यहाँ पे DC डायरेक्ट करंट, और एक होता है AC जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। DC को हम बोलते हैं डिस्ट धारा, और इसको AC को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो हमेशा एक पढ़ा होगा आपने कि जो हमारी बैटरी होती है, छोटी सी बैटरी होती है, वो कभी भी करंट नहीं मारती हमें, ठीक है, मतलब हमें शॉक नहीं लगता उससे। वहीं पे अगर हम क्या है, जो हमारे घर में लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको अगर हम टच करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या लग जाता है, करंट लग जाता है। तो ये सारी चीज़ ऐसी होती क्यों है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट करंट होता क्या है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट करंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि जैसे अगर इसे ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जो करंट है, ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होती है, एक बार मान लो फिक्स हो गई, मान लो कितनी है, 2 एम्पियर है, ठीक है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो थ्रू आउट द टाइम यहाँ पे क्या होगा, हमेशा 2 एम्पियर ही करंट रहेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू ना डिक्रीज होती है ना कम होती है, ठीक है, सीधा एकदम डेड होती है। समझ में आ गया यहाँ पे। तो ऐसा करंट जो अपनी क्या है टाइम के साथ वैल्यू को चेंज ना करे, ठीक है, फिक्स रखे, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। और ऐसा करंट जो क्या है टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज करे, ठीक है, पहले इंक्रीज करे, फिर जीरो आए, फिर वापस कैसे आए, नेगेटिव जाए, फिर जीरो आए, तो ऐसे इंक्रीज डिक्रीज ऐसे करें ना यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो करंट की वैल्यू है पहले मैक्सिमम थी, मान लो 0 थी, फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ा यहाँ पे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, मैक्सिमम पे गई I0 पे, फिर एक टाइम पे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कम होना स्टार्ट हुई, डिक्रीज हुई, फिर 0 पे आई, फिर माइनस वाली। तो इसमें 2 साइकिल बनते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक क्या तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल, एक तरह से वेव है, ठीक है, वेव की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक बार इसका ग्राफ दिखा दीजिएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जो I की वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा, ठीक है, टाइम के साथ क्या रहेगा, चेंज करेगा। और इसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि इसकी जो AC की जो अल्टरनेटिंग करंट है, हमारे घर में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी जरूर याद रखना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि वो 1/100 सेकेंड में, ठीक है, एक बार अपने क्या है साइकिल को चेंज करेगी। मतलब अगर मान लो अभी ये क्या है पॉजिटिव हाफ में है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना समय लेगी, वो 1/100 टाइम, ठीक है, 1/100 सेकेंड वो लेगी। जैसे ही यहाँ पे आएगी वो क्या करेगी, अपनी पोलैरिटी को या डायरेक्शन को क्या लेगी, रिवर्स कर लेगी। तो 1/100 सेकेंड में आप अगर देखोगे ना बल्ब, आपको बल्ब क्या है लगातार जलता हुआ दिखता है, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं हो रहा होता है। वहाँ पे क्या है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पहले क्या है इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, चेंज हो रहा होता है। तो उस केस में क्या है कि अब ये 1/100 क्या है, बहुत ही माइन्यूट टाइम होता है, छोटा टाइम है, जिस वजह से हम यहाँ पे फ्लैक्चुएशन नहीं देख पाते, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी जरूर याद रखना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, जो हमारे घरों में आती है।
थर्ड यहाँ पे लार्ज पावर एनर्जी और लॉस, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो हमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है कि वाई ऑलवेज एसी, जो एसी पावर है, एसी करंट है, वो हम प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज को या पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, तो वो क्यों करते हैं। तो इसमें यार एक रीजन आप यही डालिएगा कि इसका अगर हम डीसी करंट को एक जगह से अगर दूसरी जगह हम ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके इसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें क्या है एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो इस केस में हम करते क्या है, जब भी हमें क्या है मान लो एक सिटी से दूसरी सिटी या जहाँ पे पावर हाउस है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वहाँ से अगर आप मान लो किसी सिटी में आपको इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है तो आप हमेशा करंट कौन सा चूज करोगे, हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसमें जो पावर लॉस होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, एनर्जी लॉस, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे क्या है, डू नॉट कॉजेज इलेक्ट्रिक शॉक, कि जो हमारी क्या है डीसी करंट है, जब हम उसको टच करते हैं तो उसमें कोई भी हमें शॉक नहीं लगता, ठीक है। तो डीसी करंट होता कहाँ पर है, बैटरी हो गई, ठीक है, सेल हो गई, इनमें डीसी करंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें शॉक नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे क्या है करंट अपनी वैल्यू को चेंज कर ही नहीं रहा, मतलब तो उस केस में क्या होगा, करंट अगर वैल्यू चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल क्या होगा, वहाँ पे पोटेंशियल भी सेम रहेगा। मान लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या है पोटेंशियल, दो पॉइंट है यहाँ पे, तो उनमें दोनों पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जब पोटेंशियल सेम रहता है तो वहाँ पे कोई भी हमें करंट नहीं लगता, ठीक है। वहीं पे इसकी बात करो एसी, तो एसी में देखो करंट की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो वोल्टेज भी क्या होगा आपका सेम रहेगा। और वोल्टेज जब ठीक है, वोल्टेज जब, ठीक है, इसमें वोल्टेज क्या है अगर चेंज हो रहा है तो उसके इसमें क्या होगा, वहाँ पे आपको पक्का वहाँ पे क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक वही होता है कि जिसमें क्या है कि अगर मान लो वोल्टेज डिफरेंस आया, एक वोल्टेज ये रहा, एक वोल्टेज ये रहा, अगर मान लो इनमें दोनों में डिफरेंस है तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो दोनों सेम पोटेंशियल है तो वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें पोटेंशियल सेम रहता है, इसमें कोई भी शॉक नहीं लगता, इसमें पोटेंशियल अलग रहता है, इसलिए यहाँ पे हमें शॉक लग जाता है। अगला यहाँ पे कि अगर हम मान लो डीसी को एसी में चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें पास कौन सी डिवाइस होती है, याद रखना, तो डीसी को एसी में चेंज करने वाली डिवाइस क्या होती है, इन्वर्टर। जो हमारे घरों में इन्वर्टर होता है ना, तो बेसिकली इन्वर्टर यही नहीं कि घर वाला इन्वर्टर, ठीक है, तो वो डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर, जो क्या करता है डीसी करंट को एसी में चेंज कर देता है। वहीं पे हमारे पास क्या आता है, एसी करंट को डीसी में चेंज करने वाली जो डिवाइस होती है वो होती है आपकी रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में क्या होता है, बेसिकली एक डिवाइस होती है, थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे डायोड होता है, डायोड। तो डायोड किससे बनता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, जो जिसका काम क्या होता है कि जो करंट की डायरेक्शन है उसकी बाकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, हटा देगा, और एक डायरेक्शन में क्या है करंट को अलाउ करेगा। तो इसकी वजह से क्या है, जो अगर मान लो और डायरेक्शन कट गई और एक ही डायरेक्शन आ गई तो मतलब समझ जाना कि वो कौन सा करंट है, डीसी। तो एसी करंट को डीसी में चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे डिवाइस रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो ये था यहाँ पे डीसी और एसी करंट के बारे में। एक लास्ट में यहाँ पे एक टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हमें इसका क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, वो है आपका डोमेस्टिक सर्किट, इसको हम बोलते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि हमारे घर में जो भी कनेक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें होता क्या है कि सबसे पहले क्या है, आप देखते हो बाहर से वायर आ रही होती है, ठीक है, मोटी सी वायर आ रही होती है, जिसमें 220 वोल्ट का यहाँ पे पावर सप्लाई आता है, ठीक है, 220 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज का क्या है पावर सप्लाई अंदर एंटर कर रही होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब वहाँ से आता है तो आप देखते हो दो वायर आती हैं, ठीक है, दो वायर आती हैं, और उनमें से क्या होता है, एक आपका लाइव वायर होता है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है मेन करंट वहाँ फ्लो कर रहा होता है, एक होता है यहाँ पे न्यूट्रल वायर। तो दो वायर वहाँ मेन सप्लाई से आते हैं आपके, ठीक है, कौन से तुम्हारा, एक आपका लाइव वायर और एक यहाँ पे न्यूट्रल वायर। तो इसमें कलर भी थोड़ा सा याद रखना है हमेशा, जो लाइव वायर का कलर होता है हमेशा रेड कलर होता है, डेंजर का सिग्नल, ठीक है, कि अगर इसको टच करो तो थोड़ा सा ज़्यादा झटका लगेगा। न्यूट्रल वायर आपका जो होता है उसका कलर होता है ब्लैक कलर, और जो अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग का कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, वो ये है कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज पूछता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है यहाँ पे बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, मतलब बचाने वाली डिवाइस है, जिसमें क्या है क्या होता है कि एक फ्यूज के अंदर क्या होता है, एक वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे क्या है घरों में ज़्यादा ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किटिंग होती है, ओवरलोडिंग समझ गए, मान लो एक सॉकेट है आपका 5 एम्पियर का, उससे आपने क्या है 15 एम्पियर करंट अगर मान लो निकाल रहे हो, डिराइव कर रहे हो, तो उसके इसमें वहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रहा है। तो ओवरलोडिंग वजह से वहाँ पे सॉकेट क्या करेगा, वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो शॉर्ट सर्किटिंग में जब भी वो मान लो टच हो गए तो वहाँ पे क्या होगा, ओवरलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ओवरलोडिंग से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे फ्यूज वायर है, ठीक है, ये ऐसे है मान लो, तो फ्यूज वायर में ओवरलोडिंग केस में क्या होगा, ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये पूरी वायर गर्म हो जाएगी। तो बट ये गर्म होने से क्या होता है, जल्दी से मेल्ट होके एकदम ब्रेक हो जाता है। तो सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करते हैं। और किस केस में, ओवरलोडिंग या फिर क्या बेटे यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग में। इसका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो तो एक देखो जनरली हम पहले यूज़ किया करते थे, अब हम क्या है एक डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है,
जिसको हम बोलते हैं MCB। आपने सुना होगा MCB। MCB का मतलब होता है मिनी सर्किट ब्रेकर। तो मतलब क्या है कि अगर मान लो मिनी सर्किट मतलब कि थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक कर देगा सर्किट को, और जैसे ही वहाँ पे सारा सॉल्व आउट हो जाएगा, यहाँ पे ओवरलोडिंग या फिर इलेक्ट्रिक शॉक जो शॉक लगा है, शॉर्ट सर्किटिंग हुआ है, उसको अगर आपने हटा दिया है तो उसको दोबारा से आप क्या जल्दी से उसको आप सर्किट को कंटिन्यू मतलब उसको फुल कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है, MCB फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक फ्यूज का यहाँ पे वर्किंग कंस्ट्रक्शन ये चीज़ पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब आप क्या है ज़्यादा करंट को डिराइव कर रहे हो ना किसी जगह से, तो उस केस में ओवरलोडिंग हो जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब यहाँ पे कि जब यहाँ पे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। तो इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो आपका डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें क्या है, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, मतलब चीज़ों को कैसे अरेंज करते हैं, वो इसका डायग्राम भी हमेशा पूछ लेता है। तो डायग्राम देखो यहाँ पे कैसे बनाना है आपको इसका डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे जो मेन 2 वायर होती हैं वो आती हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। और एक मेन हमारे पास क्या है फ्यूज MCB होता है, मेन MCB जिसको हम फ्यूज भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या MCB बोलो। तो ये यहाँ से कनेक्ट होता है और हमें जो ब्रेकिंग चाहिए वो किस चाहिए, लाइव वायर में। तो हम यहाँ पे जो MCB लगाते हैं वो किस में लगाएंगे, लाइव वायर में लगाते हैं। तो लाइव वायर में पहले एक मेन MCB लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है, इसको हम कहाँ पे भेजते हैं, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक मीटर में, जो करेगा कि यहाँ से पूरा जितना भी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। फिर यहाँ पे जो आपका मीटर है इससे आपकी 2 वायर जाती हैं, एक लाइव वायर न्यूट्रल वायर, और ये कहाँ जाती हैं आपके फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे आप क्या है मान लो फैन के लिए अलग स्विच दे रहे हो, ठीक है, या बेसमेंट के लिए अलग स्विच दे रहे हो, कनेक्शन देना चाहते हो आप फर्स्ट फ्लोर के अलग, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, वहाँ भी क्या लगी होती है, MCB लगी होती है। तो हर यहाँ पे ठीक है अलग लगा रखा है। मान लो ये फ़ैन हो गया, ये बल्ब हो गया ऐसे, या कोई रेफ्रिजरेटर हो गया। तो इसमें आप देखोगे हर एक डिवाइस में क्या होती है, 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक आपका क्या है लाइव, एक न्यूट्रल और एक आपका अर्थिंग का। तो अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग बेसिकली आप देखोगे घर के अंदर क्या होता है, एक रॉड से एंटर कर देते हैं नीचे ज़मीन में और उससे एक वायर आ रही होती है, उसको बोलते हैं हम अर्थिंग। तो 3 वायर ऐसे जाती हैं यहाँ पे हर डिवाइस में, ठीक है। ये लाइव वायर गई यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये यहाँ पे क्या है आपकी न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल मतलब यहाँ पे 0 पोटेंशियल, ठीक है, और लाइव मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। और एक चीज़ और बताना है यहाँ पे कि जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट में जितनी भी चीज़ें होते हैं, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, वो हमें से कैसे कनेक्ट होते हैं, देखो पैरेलल है, एक लेग इधर एक लेग इधर, तो मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कंबाइन क्यों करते हैं यहाँ पे कि जिससे अगर मान लो एक चीज़ खराब हो जाए तो उससे क्या है दूसरी चीज़ वहाँ पे वैसे ही काम करती रहे, उस पर कोई भी वहाँ पे इफेक्ट ना हो। तो ये था आपका क्या है यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, घरेलू, ठीक है, विद्युत परिपथ। इसको अच्छे से यहाँ पे डायग्राम पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ 2-3 यहाँ पे क्या है डेफिनेशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, MCB की फुल फॉर्म, फिर ओवरलोडिंग, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट।